गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th आपका चैप्टर है स्फीति में बारिश और उसके लेखक हैं कृष्णनाथ। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और वहीं पर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, ठीक है। वहीं पर प्रोफेसर की नियुक्ति हो गई उनकी। बाद में इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हुआ। इन्होंने हिंदी की कल्पना और अंग्रेजी की मैनकाइंड पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्फीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है। कृष्णनाथ जी को लोहिया सम्मान से भी नवाजा गया है और इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई थी, ठीक है। जो इनके अपने ही शब्द हैं, जो लद्दाख में राग है, देखो, चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की, ठीक है। कितने गहरे शब्द हैं इसमें। चलते चलते अंत नहीं और अंत के बिना छुटकारा नहीं इस जीवन से। जीवन का अंत तो निश्चित है। इस जीवन में तपस है, धुआं है, मतलब कठिनाइयाँ हैं, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की, ठीक है। अब इसी के साथ हम आपका चैप्टर शुरू करते हैं। स्फीति में बारिश, ठीक है। स्फीति में बारिश, इस पाठ में ये अद्भुत यात्रा वृत्तांत है। मतलब कि कवि ने स्फीति में, जो जगह का, स्थान का नाम है, वहाँ की यात्रा की है और फिर उस यात्रा वृत्तांत को उन्होंने लिखा है। इसमें वर्ष 1971 के अनुसार वे स्मृतियाँ हैं जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर ही रह गई हैं। मतलब कि कहीं हमारे इतिहास में या कहीं हमारी जल्दी से इस स्फीति का वर्णन नहीं है कहीं भी ज़्यादातर, कि मतलब सिर्फ वहीं तक सीमित रह गई है, उसका इन्होंने वर्णन किया है। लेकिन इनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता है और स्पीति जिले की जो हिमाचल प्रदेश है, यह वहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति में कठिनाई से भरे हुए लोगों के जीवन और जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु एवं भूगोल का वर्णन किया गया है। भूगोल मतलब भौगोलिक स्थिति का, वहाँ की का वर्णन किया गया है, जो परस्पर एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संबंधित है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, ठीक है। क्या है? तहसील है, क्योंकि इसमें जैसे आपका वहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं, कठिनाई भरे रास्ते हैं, ठीक है, और इसीलिए वहाँ का वर्णन कवि लेखक ने किया है। इतिहास भी इसका गवाह है। वैसे इसका ज़्यादा कहीं इतिहास में वर्णन नहीं मिलता, कभी खुद लेखक खुद ही बताता है, इसलिए इसका इतिहास में बहुत ही कम वर्णन मिलता है। यह क्षेत्र संचार के साधनों से भी कटा हुआ है। संचार मतलब कि जो हमारा फ़ोन है, टीवी है या इसी तरह की
हमारे संचार के साधनों से भी ये इस क्षेत्र अभी तक वंचित है। आज भी वहाँ वायरलेस सेट के माध्यम से ही केलंग और काजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब वहाँ के स्थान है केलंग और काजा जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में स्फीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। प्राचीन काल में ये साम्राज्यों का अंग रही है। यह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर और कभी बुशहर और कभी कुल्लू मंडल में रही। मतलब इसको जो लोग परिवर्तित करते रहे हैं, कभी ये हिमाचल का क्षेत्र बन जाती है, कभी लद्दाख का क्षेत्र बन जाती है, तो कभी कश्मीर का, कभी बुशहर का, तो कभी कुल्लू मंडल में भी ये आ जाती है। कभी यह ब्रिटिश राज में भी रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र रही है। मतलब इसके ऊपर कोई किसी के अधीन नहीं रहा है। ये स्फीति को किसी ने अपने अधीन नहीं किया है, बल्कि ये स्वतंत्र है। इसकी स्वतंत्रता, रक्षा व साहस सबका कारक इसका भूगोल था। मतलब इसकी स्थिति जो है के कारण यह हमेशा स्वतंत्र रही है। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेशवाहक आता था तो उसके आते आते बसंत बीत जाता था। मतलब कोई भी अगर उसे अपने अंडर में करना चाहे या कुछ ऐसी स्थिति की बताना चाहे तो उसके आते आते वह समझो कि बसंत ऋतु बीत जाता था और बसंत के बाद यहाँ मौसम बड़ा अलग हो जाता है। स्पीति का तरीका तो चिलिंग गोनपा जैसा है। ठीक है, यहाँ के लोग जब डायनामाइट का विस्फोट होता तो उससे बचने के लिए वे आंख बंद करके चंगमा, एक पेड़ का नाम है वहाँ पर, का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाती। ठीक है, मतलब जब कोई विस्फोट या कुछ ऐसी भयानक आ जाती तो वे डर की वजह से, मतलब एक दूसरे को सहायता, और कोई सहायता का उद्देश्य नहीं वहाँ, बल्कि आंख बंद कर लेते हैं और चगमा, एक पेड़ है वहाँ पर जो काफ़ी बड़ा है, उसका तना पकड़ लेते हैं और सब एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। जब धमाका गुजर जाता है तो फिर डरते डरते आँख खोलकर उड़ जाते हैं और जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए यहाँ के लोग घर छोड़कर भाग जाते थे और यही उनकी सुरक्षा शैली है। मतलब कि वे घर छोड़कर भाग जाते हैं और फिर आ जाते हैं। ठीक है, जो स्पीति है, स्पीति की जनसंख्या एवं शासन, ठीक है, स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो 3.231 और वर्ष 1971 के अनुसार 7,196 रही। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, इसमें पॉइंट में, लेकिन जो ये जनसंख्या है ये है इस तरह से 3,02,31 और 1971 की जनगणना के अनुसार 7,07,196। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1971 की गणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला लिया गया। ये फिर लाहौल में आ गई जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है कहीं भी और इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। मतलब कि बहुत कम जनसंख्या है वहाँ पर। 1901 में यह प्रति वर्ग 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज में से भारत को जस का तस मिला। मतलब कि यह ब्रिटिश राज में भी वैसा ही था और आज भी यहाँ वैसा का वैसा ही है। इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो पाया है। ठीक है, अंग्रेज़ों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे, लेकिन
तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे, जिनके कारण जो उनका यहाँ पर प्रवेश नहीं हो पाया था। जो लाहौल स्पीति ब्रिटिशों की अधीनता में आ गई। फिर पहले यह सभी एक क्षेत्र सुपरिंटेंडेंट के अधीन थे। 1873 में स्पीति में एक रेगुलेशन पास हुआ और जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष स्थान मिल गया। उन दिनों इसका शासन एक नोनो, जो कि स्थानीय शासक कहलाता है। नोनो क्या होता है? जो कि वहाँ का स्थानीय शासक होता है। ठीक है, नोनो स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में यह नोनो कार्य करता था। किसके समय में? ब्रिटिश के अधिकार में था जब हमारा देश उस समय। अंग्रेजों के राज में नोनो की स्थिति द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर होती थी। ठीक है, जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला सुनाना था। वर्ष 1960 में स्पीति में को पंजाब का तथा वर्ष 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। बार बार इसे जो है हर बार परिवर्तित कर दिया गया, कभी हिमाचल में तो कभी अब पंजाब में जोड़ दिया गया, कभी बुशहर में। इस तरह से उसे बार बार बदलते गए लोग। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। कौन सा? स्पीति। स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है वह भी बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है 31, 42 और 32, 59 अक्षांश, उत्तर और 77, 26 और 78, 42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ है जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ ऊंचे और पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर तथा उत्तर में लद्दाख से अलग होती है। ठीक है, इसकी स्थिति इसके पास जो मुख्य नदी स्पीति जो 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई रामपुर, बुशहर, किन्नौर होते हुए सतलुज में मिलती है। उसी के नाम पर इस जगह का नाम स्पीति रखा गया आज, क्योंकि वहाँ पर स्पीति जो नदी है उसी के नाम पर इसका नाम, इस जगह का नाम स्पीति पड़ा हुआ है। इसके साथ कोई जो पारा है, पारा और पिन नदियों की घाटियाँ हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद है। वहाँ वे जो पारा और पिन नदियाँ हैं, नदियों की जो घाटी है, वहाँ पर कोई जनजीवन नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं रहता है। बस सिर्फ जो स्पीति घाट की जो घाटी है, स्पीति नदी की जो घाटी है, वही आबाद है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। शेष मतलब कि सारी दुनिया से कटे रहते हैं। उनका किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाता, ना ही खुद संचार तो की व्यवस्था तो वहाँ पर है ही नहीं, तो फिर कैसे जुड़ेंगे लोग वहाँ के। ठीक है, और इसलिए समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है, फसल भी सिर्फ एक बार ही होती है, और फिर भी ये लोग वहीं रहना चाहते हैं। वहाँ से बहुत बार इन्हें कोशिश की गई कि वहाँ के लोग आकर कहीं दूसरी जगह बसें, लेकिन वे वहाँ के स्थान को नहीं छोड़ना चाहते। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण या मजबूरी के कारण वे बिना किसी कारण के कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ तर्क ढूंढना उनके लिए व्यर्थ है, वे वहाँ से आना नहीं चाहते। स्पीति के पहाड़ लाहौल से भी ऊंचे हैं, नंगे और भव्य है, मतलब कि बहुत भयानक है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, अर्थात कि बर्फ बहुत अधिक होती है, ठिठुरन होती है, गलन होती है और व्यथा भी है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं
आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी कोई बाजारू चीज़ नहीं मिलती है। अर्थात कि खाने पीने का ना कोई बाजार है, ना ही वहाँ कोई चहल पहल है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ कुल्लू मनाली, शिमला मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर और हिमालय जैसा कोई भी स्थान नहीं। यह तो हिमालय की तलहटी में है। सिर्फ कहाँ पर बसा हुआ है? हिमालय की तलहटी में। और लाहौल स्पीति की घाटियाँ जो हैं रोहतांग के पार है। रोहतांग तो एक पिकनिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन स्पीति में कोई लोग जल्दी से नहीं जाता। श्री कनिंगम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां घेरे हुए हैं, उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं, उन्हें बारालाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां भी कहा जाता है। संभवतः इसका नाम जो बोधों के माने मंत्रों के नाम पर भी पड़ा है। किसके नाम पर? बोधों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ। इन पहाड़ियों में माने मंत्र का इतना जाप हुआ है कि इसका नाम माने श्रेणी पड़ गया है। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है। कुछ छोटी चोटियाँ हैं 17,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। इसके कई गांव 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। समझ पा रहे हैं आप? 13 से 14,000 फीट पर इसके कुछ क्षेत्र मतलब कुछ गांव बसे हुए हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्फीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमाचल है, बाहरी हिमाचल है, जिसकी एक घाटी 23,064 फीट ऊंची है तथा कई चोटियाँ 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची होती हैं। लेखक युवकों को इस घाटी से आमंत्रित करता है, मतलब कि वह उनसे उस घाटी से अवगत कराना चाहता है लेखक। यद्यपि चोटियों की ऊंचाइयों से होड़ लगाना ठीक नहीं है, फिर भी नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए यहाँ आना एक अच्छा शौक हो सकता है या अच्छी आदत हो सकती है। यह घाटी बूढ़े लामाओं के जाप के कारण उदास दिखती है। यदि यहाँ युवक युवतियाँ आकर किलोल करने लगे, अर्थात मतलब कि अपना अट्टहास सब कुछ खेल करने लगे, तो यहाँ भी एक अंतर्नाद होगा, यहाँ भी हर्ष फैले, खुशियाँ फैले। लेखक यही चाहता है। अब बसंत में जो है, स्पीति में जो है कैसा मौसम रहता है, कितने मौसम होते हैं? स्पीति में लाहौल की तरह 2 ही ऋतुएं होती हैं, बसंत और शीत। शीत क्योंकि बर्फ़ पड़ती रहती है वहाँ 9 महीने, अक्सर आपने पहले ही सुना है कि 9 महीने बर्फ़ पड़ती रहती है। बसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है। जब बहुत हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तब वहाँ बसंत ऋतु मानी जाती है। ठीक है, कैसी? बसंत ऋतु। ठीक है, कौन से महीने से? जून से सितंबर तक यहाँ कौन सी ये मानी जाती है? बसंत। ठीक है, बसंत जुलाई से यहाँ का तापमान 15, जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर भी है। ठीक है, यहाँ का जो तापमान है 15 सेंटीग्रेड, और शीत में जनवरी से औसतन तापमान 8 रिकॉर्ड किया जाता है। कितना है? 8। जो जनवरी का है यहाँ 8 रहता है, और उससे भी कम हो जाता है, कभी कभी 7 भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर 8 रिकॉर्ड किया जाए, और 15 सेंटीग्रेड वहाँ बसंत ऋतु का रहता है। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। यहाँ बसंत में फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती,
बल्कि बसंत के अतिरिक्त साल भर शीत ऋतु रहती है। शीत ऋतु में यहाँ के नदी नाले सब जम जाती हैं, हवाएं तेज चलती हैं जो खुले अंगों में शूल की तरह चुभती हैं। ठंडी हवा होती है तो शूल की तरह तो चुभना मुमकिन ही है। स्पीति में मानसून नहीं पहुँचता। मानसून मतलब बारिश तो जैसे कि होती ही नहीं है, बारिश वाला मौसम तो वहाँ है ही नहीं, इसलिए यहाँ वर्षा की बहार नहीं होती। कालिदास ने ऋतु संहारणम, उनकी जो एक काव्य वो है काव्य संग्रह है, ऋतु संहारणम में वर्षा ऋतु के जिस ठाट का वर्णन किया है वह यहाँ नहीं है। मतलब कि जो इस हमें वर्षा ऋतु में कितना आनंद की अनुभूति होती है ये यहाँ पर हमें नहीं दिखता है। कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत ही श्रृंगारिक और अनुवादक वर्णन जो किया है, परंतु स्पीति के लोग जो है या स्पीति के निवासी इसके विषय में बिल्कुल नहीं जानते, उन्हें नहीं समझ में आता, वे समझ ही नहीं सकते। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ भरकर तीव्र बहती हैं, बादल बरसते हैं और हाथी चिंगाड़ते हैं, वियोगनी स्त्रियाँ रोती और कलपती हैं। कारण यह है कि यहाँ कभी कभी बारिश होती है। सिर्फ वर्षा ऋतु के विषय में कोई नहीं जानता, उसकी अच्छाई के विषय में भी नहीं जानता। परिणाम स्वरूप धरती सूखी और ठंडी ही रहती है। कभी अगर वर्षा होती भी है तो इसकी समझिए कोई घटना है विशेष, ठीक है। वर्षा यहाँ एक घटना है और जिसका कि सुखद संयोग होता है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। किसको लगा? लेखक को। स्पीति में जब साल में एक बार एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूँ, मटर, सरसों, इनमें जो मुख्य है, जो जौ है, जौ की जो फसल है वह मुख्य होती है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले जो झरने होते हैं वही होते हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता उनके। स्पीति की जो भूमि पर खेती की जा सकती है वह वहाँ पानी पहुँचाया जाए। यहाँ फल, पेड़ आदि कोई भी चीज़ नहीं है। भूगोल के कारण ये स्पीति वीरान है। वर्षा का होना वहाँ एक घटना मानी जाती है, ठीक है। जो अगर बारिश हो जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है, घटना मानी जाती है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि जब वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था तभी आधी रात के समय उसकी खिड़की खटखटाने लगी। लेखक डर गया, समझने लगा ये क्या हुआ। जब आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है तो उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका उसके मुंह पर, जैसे कि हाथ को छीलने जैसा लगा। इतनी भयानक जो हवा थी वह थी जो हाथ को छीलने जैसा लग रहा था। उसने पल्ला, मतलब पल्ला किसका? दरवाजा बंद किया तथा आड़ में छिपकर, मतलब उसके पीछे छुपकर महसूस किया कि बाहर बर्फ की बारिश हो रही है। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उसकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। अर्थात कि जब लेखक वहाँ पहुँचा तब बारिश हुई तो वहाँ के लोग उसका एक शुभ संयोग मानने लगे और सोचने लगे कि लेखक का आना हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ आज स्पीति में बारिश हुई है। अगर वहाँ बारिश होती है तो उसे बहुत शुभ माना जाता है, किसी घटना या संयोग का कारण माना जाता है। और सुबह उठने पर जब वहाँ बारिश का पता चला तो लोग प्रसन्न थे, खुशी थे और लेखक को धन्यवाद भी दे रहे थे। और सुबह चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग सभी इस घटना से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके वहाँ उस दिन बारिश हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है बेटा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आंसर भी देख लें हम। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि इतिहास में स्पीति का वर्णन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ खुलकर रहा जा सके। जनजीवन और गतिविधियाँ सीमित हैं, आवागमन के साधन भी नहीं है, संचार के साधन भी नहीं है।
और 8 से 9 महीने वहाँ बर्फ़ गिरती रहती है, जिसके कारण बाहर निकलना वहाँ के लोगों के लिए कठिन होता है। और वर्ष में 3-4 महीने ही सिर्फ बसंत आती है। समय इतना कम होता है कि जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। वहाँ के लोग आधुनिक सभी गतिविधियों से वंचित हैं, ना ही वहाँ संचार के साधन हैं और हर चीज़ का वहाँ पर अभाव है। वहाँ की जो मानवीय गतिविधियाँ हैं उनका का भी बहुत ही कमी घटनाएं हैं, जिनका कोई हमें इतिहास में परिचय मिलता हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ते हैं? बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं उनके सामने, क्योंकि संचार के साधनों का अभाव है, आवागमन के साधनों का भी अभाव है, मानसून नहीं पहुंच पाता है, पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती है, वहाँ हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, फसल भी बहुत सीमित ही होती है, बस जो और ये पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, मटर और जौ, सरसों, बस यही पैदा होता है। घर को गर्म रखने के लिए उनके पास लकड़ी तक नहीं होती है। यहाँ सर्दी इतनी अधिक होती है कि मनुष्य का जीवन जीना अत्यधिक कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी वहीं लोग रहना चाहते हैं। वहाँ की चोटियाँ 14,000 से 21,000 फीट तक ऊंची और अधिकांश समय तक वहाँ बर्फ जमी रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। बौद्ध धर्म के माने मंत्रों का वहाँ अत्यधिक महात्म्य अर्थात महिमा है। इस स्थान पर मंत्र का जाप बहुत अधिक होता है। यह मंत्र है ओम मणि पदम हूँ, पद में हूँ। इसलिए लेखक इस पक्ष में है कि माने श्रेणी का नाम माने मंत्रों के नाम से ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, स्पीति में बड़ी उम्र के बौद्ध लामा निवास करते हैं और माने मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। इसका कारण यहाँ का वातावरण अत्यंत गंभीर, उदास, बोझिल हो जाता है। यहाँ जीवन की गतिविधियाँ, चहल पहल और खुशी दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए लेखक ने साहसी युवा वर्ग को यहाँ आने का आह्वान किया है। वह चाहता है कि युवक युवतियाँ वहाँ आएँ, मनोरंजन भरे खेलों और को खेलें, क्रीड़ा और कौतुक करें और उदास जनजीवन में प्रसन्नता का संचार भर दें, अर्थात कि हर्ष और उल्लास से स्पीति के लोगों का जीवन भर दें। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक कहना चाहता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। कारण कि ऋतु के विषय में कोई लोग जानता ही नहीं है और वर्षा के बिना यहीं की धरती सूखी, ठंडी, बंजर हो जाती है। कभी यहाँ वर्षा होती है तो इसे एक संयोग माना जाता है, बहुत बड़ा सौभाग्य समझा जाता है और वर्षा के दिन को ये सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने पर जब बारिश होती है तो वे वहाँ के लोग प्रसन्नता से झूम उठते हैं कि लेखक के आने का को अच्छा संयोग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीति के पर्वत श्रेणियाँ कश्मीर, कुल्लू, मनाली जैसी अन्य पर्वतीय पर्यटक स्थलों से भिन्न है। क्या भिन्नताएं हैं? स्पीति के पहाड़ जो ऊंचे हैं और ज़्यादा हैं, दुर्गम हैं, घने हैं। यहाँ के पर्वत शुष्क हैं, यहाँ वर्षा नहीं होती है, हरियाली कम होती है और पेड़ नहीं है, यहाँ बर्फ़ जमी रहती है और अत्यंत पर्वतीय क्षेत्र है जो हरे भरे वृक्षों से आच्छादित भी नहीं है। स्पीति में फसलें सीमित और नहीं के बराबर होती हैं। यहाँ और जो बाकी पर्वतीय क्षेत्र है उनके तरह फसलें भी नहीं पैदा होती हैं, सिर्फ और ज़्यादा सब्जियाँ और फल खूब होते हैं। स्पीति में प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति ही पाए जाते हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 4 व्यक्ति। पर्यटकों का बहुत अधिक आवागमन यहाँ पे नहीं है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी नहीं है और वर्ष भर पर्यटक के आवागमन से यहाँ चहल पहल
बनी रह रहती है, मतलब कि कोई कोई छुटपुट व्यक्ति वहाँ यात्रा के लिए आता है, जैसे कि लेकर। यहाँ केवल 2 ऋतुएं ही होती हैं, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। बसंत 3 या 4 मंथ रहती है और वह भी फूलों और हरियाली से युक्त नहीं बल्कि सूना होता है, और अन्य पर्वतों पर ऋतुओं का जो सौंदर्य वह देखने के लायक बनता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। स्पीति में परिवहन के साधनों का अभाव है। आधुनिक तकनीकी प्रगति आदि, बिजली, सड़क, टेलीफोन सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, जबकि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में ये सभी प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।